अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। शहबाज शरीफ 4 दिन लंदन में रहने के बाद अब वापस आ गए हैं, मगर अभी तक नए आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से कोई खबर सामने नहीं आई है। अलबत्ता हुकूमत ये ज़रूर वादे कर चुकी है कि आर्मी चीफ की तैनाती मेरिट पर की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कह चुके हैं कि नए आर्मी चीफ की तैनाती का अमल 18 नवंबर के बाद शुरू होगा। ज़राए के मुताबिक अगर 18 नवंबर से पहले आर्मी चीफ के लिए समरी मूव की जाती है तो सीनियरिटी के लिहाज से लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ सबसे सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल होंगे, मगर वो 19 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे और फिर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर सबसे सीनियर होंगे। लेकिन अगर समरी में मजीद ताख़ीर हुई तो वो भी 27 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। इमरान खान हुकूमत पर मुसलसल तनकीद करते हुए कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी आर्मी चीफ मुकर्रर करने के अहल नहीं हैं। खासतौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में नवाज शरीफ से मुशावरत पर इमरान खान सख्त तनकीद कर रहे हैं। साइफर और बैरूनी साजिश का बयानिया पीछे छोड़कर इमरान खान अब जिस बयानिए को आगे बढ़ा रहे हैं वो मौजूदा हुकूमत के हाथों आर्मी चीफ की तैनाती है। कल परसों आज मुसलसल वो अपनी तकारीर में यही बयानियां दोहरा रहे हैं। इस हवाले से आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती पर लंदन में कोई फैसला नहीं हुआ है और एक कदम भी इस प्रोसेस पर आगे नहीं बढ़ाया गया है। क्या ये इमरान खान साहब का कहना दुरुस्त है कि लंदन में बैठ के आपने आर्मी चीफ की तकर्री का फैसला किया? ये कोई तकर्री का फैसला वहाँ पे नहीं हुआ। मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट बता रहा हूँ, कोई तकर्री का फैसला नहीं हुआ। अभी तक समरी आई है कि नहीं आई? कोई नहीं आई। अच्छा, कथित तौर पे कोई प्रोसेस स्टार्ट जो है ना, आप जो है ना, एक कदम भी उस प्रोसेस पे नहीं लिया गया। दूसरी जाने बैरूनी साजिश का बयानिया झूठा साबित होने के बाद अब इमरान खान ने खुद भी इस बयानिए से जान छुड़ाना शुरू कर दी है। साफ कह दिया है कि वो सब मेरे लिए अब पीछे रह गया है और मैं अमेरिका के साथ बावकार ताल्लुकात चाहता हूँ। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में इमरान खान ने साइफर और बैरूनी साजिश के बारे में कहा है कि मेरे ख्याल में अब वो सब खत्म हो गया है, वो सब मैं अब पीछे छोड़ चुका हूं। इमरान खान ने यह भी तस्लीम किया कि यूक्रेन पर हमले से एक दिन पहले रूस का दौरा करना एम्बेरसिंग यानी शर्मिंदगी का बाइस था, मगर वो दौरा कई माह पहले तय हो चुका था। यानी वो दौरा जिस पर इमरान खान मुसलसल बयानिया बनाते रहे उसे भी शर्मिंदगी का बाइस कह रहे हैं। और फाइनेंशियल टाइम्स वही अखबार है जिसने 28 जुलाई को तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग पर स्टोरी की थी और बताया था कि इमरान खान चैरिटी के नाम पर तहरीक इंसाफ के लिए चंदा जमा करते रहे और तहरीक इंसाफ को मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्मरान खानदान से भी ताल्लुक रखने वाले एक वजीर ने फंडिंग की। 3 माह से ज़ायद हो गए हैं। अब तक इमरान खान ने इस खबर को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया, हालांकि वो बार बार बरतानवी अदालतों की मिसालें देते हैं और अब वो उसी अखबार को इंटरव्यू देकर अमेरिका के खिलाफ साजिश के इल्ज़ाम से पीछे हट रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस पर ट्वीट में लिखा है कि नियाजी का फाइनेंशियल टाइम्स के साथ इंटरव्यू जिसमें उन्होंने अपनी गैर मुल्की साजिशी थ्योरी की तरदीद की है उस शैतानी किरदार की याद दहानी है जो उन्होंने अपनी रिवायती सियासत की पैरवी करते हुए पाकिस्तान की बैरूनी ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने में अदा किया था। पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाने वाले की इस मक्कारी और गद्दारी पर कौम हैरान है। 1.5 महीने पहले इमरान खान की ऑडियो लीक सामने आई थी जिनमें वो ये कह रहे थे कि हमें अमेरिका का नाम नहीं लेना है और साइफर के मामले पर खेलना है क्योंकि लोगों के जहन जरखेज़ मैदान बने हुए हैं। इन ऑडियोज़ की इमरान खान ने कभी तरदीद नहीं की और आज जब तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट और 4 सूबाई दारुल हुकूमतों में कायम सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रीज़ में दरख्वास्तें दी हैं तो उनमें भी ये मुतालबा किया गया है कि इमरान खान पर वज़ीराबाद में हमले, अरशद शरीफ के कत्ल और आज़म सवाती की वीडियोज़ के मामले की तहकीकात की जाए, मगर उसमें भी साइफर या बैरूनी साजिश का कोई जिक्र नहीं किया गया है। खुद इमरान खान ने भी आज यही 3 मुतालबात दोहराए। ऑनरेबल चीफ जस्टिस से कहता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अरशद शरीफ को शहीद किया गया, इसके ऊपर पूरी तहकीकात होनी चाहिए। दूसरी चीज आजम स्वाति से हुआ, इसके ऊपर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमें एतमाद है कि वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। और तीसरा मेरा कि ये तो मेरा हक है FIR का, तो मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर भी हमारा सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले। और इमरान खान पर हमले और अरशद शरीफ के कत्ल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहले ही चीफ जस्टिस को ख़त लिखकर फुल कोर्ट के जरिए इसकी तहकीकात कराने का मुतालबा कर चुके हैं। सितंबर के आखिर और अक्टूबर के शुरू में इमरान खान की 3 ऑडियो लीक सामने आई थी। पहली ऑडियो में इमरान खान कह रहे थे कि हमें साइफर के मामले पर खेलना है और इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान कह रहे थे कि साइफर से मुतालिक मीटिंग कर लें, मैं उस मीटिंग की अपनी मर्जी के मिनट्स बना दूंगा। और जबकि दूसरी ऑडियो में इमरान खान हिदायत दे रहे थे कि अमेरिका का नाम किसी सूरत नहीं लेना है, मैं किसी के मुंह से अमेरिका का नाम नहीं सुनना चाहता। इसी ऑडियो में असद उमर ने इमरान खान से पूछा कि आप जानकर लेटर कह रहे हैं, ये लेटर नहीं मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है, जिस पर इमरान खान ने जवाब दिया था कि लोगों को ट्रांसक्रिप्ट तो समझ नहीं आनी है, जलसे में ऐसे ही कहते हैं। और जो तीसरी ऑडियो सामने आई थी उसमें असद उमर, शीरी मज़ारी और इमरान खान साइफर से मुतालिक हिकमत अमली बना रहे थे और इमरान खान कह रहे थे कि अवाम को मीर जाफ़र और मीर सादिक का बयानिया स्पून फीड करना है क्योंकि अवाम के दिमाग इस वक्त जरखेज़ मैदान बने हुए हैं। और आज इमरान खान ने उस बयानी से ही जान छुड़ा ली है जिसे वो तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद से बार बार दोहरा रहे थे। देखिए वो इस हवाले से क्या दावे करते थे।
अमेरिका साजिश करके हमारी हुकूमत कराता है। उस साजिश में इस मुल्क के मीर और मीर जाफर और मीर सादिक गद्दारी करते हैं। डाकुओं ने अमेरिका की साजिश में मिलके तब इन्होंने हुकूमत कराई। सारे चोर इकट्ठे होके आज अमेरिकी साजिश के तहत मुल्क के ऊपर बैठ गए। बैरूनी साजिश के तहत हमारी हुकूमत इसलिए कराई गई कि हम किसी की गुलामी करने के लिए तैयार नहीं थे। और आज एक बार फिर यह साबित हो गया है कि इमरान खान ने बैरूनी साजिश के बयानिए पर सिर्फ गलत बयानी नहीं की, बल्कि सरीहन झूठ बोला था और फिर इस झूठ की बुनियाद पर अपनी सियासत को हकीकी आज़ादी का नाम देकर जलसे शुरू कर दिए। इसे हक़ व बातिल की जंग और जिहाद का नाम दे दिया। सियासत, सहाफ़त, अदलिया और फौज सबको निशाना बनाया। इसी झूठ की बुनियाद पर मुखालिफ सियासतदानों को अमरीकी एजेंट और गद्दार कहा। ये फतवा भी दे दिया कि उन्हें वोट देना शिर्क है। मौजूदा हुकूमत को बाहर से मुसल्लत की गई इंपोर्टेड हुकूमत कह दिया। मीडिया को बिकाऊ माल करार दे दिया। अस्करी क़यादत को न्यूट्रल्स का नाम देकर मीर जाफर, मीर सादिक, हैंडलर, सहूलतकार और जानवर तक के डाला। यह भी कह दिया कि आपसे आखिरत में सवाल होगा। इस झूठ की आड़ में इमरान खान ने अदलिया पर भी इल्ज़ाम लगा दिया कि वो मुल्क के खिलाफ इंतहाई संगीन साजिश की तहकीकात नहीं कर रही है। इसी झूठ की बुनियाद पर इमरान खान ने मुल्क भर में एहतजाज की कॉज दी, जलसे किए, इंटरव्यूज़ दिए, तकरीरें की। सोशल मीडिया पर इस बयानी के हामियों ने इख्तिलाफ करने वालों को गालियाँ दी। इस नाम निहाद झूठे बयानिए पर सवाल उठाने वालों को झूठा, गद्दार, एजेंट और बिकाऊ कहा गया। लेकिन फिर एजेंसियों की तहकीकात, हकाइक और ऑडियो लीक से यह साबित हो गया कि ये पूरे का पूरा बयानिया झूठ पर मबनी था। खुद इमरान खान के अल्फाज में एक सियासी खेल था और इस झूठ की बुनियाद पर इमरान खान और आज़म खान की गुफ्तगू के दौरान रखी गई थी। उस वक्त रखी गई थी जब इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे और आज़म खान वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। यानी इमरान खान मुसलसल एक बयानिया बनाते रहे जिसकी बुनियाद झूठ पर थी। ऑडियो लीक में इमरान खान कहते सुने जा सकते हैं कि हमने अमेरिका का नाम नहीं लेना, सिर्फ खेलना है। अच्छा, अब हमने सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना अमेरिका, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी, आज नई जो चीज आएगी ना। और 27 मार्च को जब उन्होंने जलसे में ख़त लहराया तो वाकई अमेरिका का नाम नहीं लिया था, लेकिन फिर 31 मार्च को कौम से बराह रास्त खिताब में ख़त का जिक्र करते हुए मुबैना तौर पर गलती से अमेरिका का नाम ले लिया। 8 मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से, हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से। अहम बात यह भी है कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने जिस खत की बुनियाद पर रूलिंग दे दी थी और जिस रूलिंग की बुनियाद पर इस मुल्क की कौमी असम्बली ही तहलील कर दी गई थी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया था, कासिम सूरी ने उस वक्त वो खत देखा भी नहीं था, बल्कि कासिम सूरी ने यह खत 9 अप्रैल को स्पीकर असद कैसर के इस्तीफे के बाद देखा था और 12 अप्रैल को यह बात उन्होंने खुद बताई। फौज और अदलिया के साथ साथ खुद इमरान खान के उस वक्त भी इत्तेहादी और मौजूदा वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के अलावा MQM के रहनुमा फैसल सब्ज़वारी भी कह चुके हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी भी कह चुके हैं कि उन्हें भी इमरान खान ने साजिश के बारे में कुछ नहीं बताया था। वज़ीर आज़म साहब ने एक ख़त का जिक्र किया है बैरूनी साजिश वाला, तो उस पर कोई बात हुई है आपकी वज़ीर आज़म साहब से? नहीं, सच्ची बात है, मैं नहीं और मामला डिस्कस कर रहे थे। अच्छा। मेरी बात नहीं हुई, मेरी क्योंकि बात नहीं ना हुई। अच्छा। बात हो जाती तो फिर पता चल जाता। 8 मार्च को जब ये तहरीक अदम पेश हुई है, 9 मार्च को तशरीफ लाए थे इमरान खान साहब हमारे दफ्तर। उसमें उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की कि कोई अमरीकी साजिश है, आप लोग इसका हिस्सा ना बनिएगा। 29 मार्च को आखिरी मुलाकात हुई तहरीक इंसाफ से हमारी, जिसमें पाकिस्तान के वजीर दिफा जो उस वक्त के थे परवेज खटक साहब, वो तशरीफ रखते थे। उन्होंने नहीं कहा हमसे कि ऐसी कोई बात है। 30 मार्च को जब अल-सुबह हमारा मुआहदा हुआ है PMLN और PTI पीपल्स पार्टी के साथ, तो उसके बाद भी उस वक्त गवर्नर से इमरान इस्माइल साहब तशरीफ लाए, उन्होंने भी कोई इस तरह की बात हमसे नहीं की थी। अगर होती हमसे हमारे सामने रखे जाते तो खालिद मकबूल साहब ने कहा ना कि यकीनन फिर हम आपके साथ खड़े होते। तो इस तरफ खुद इमरान खान ने अमरीकी वफ़द से मुलाकातें शुरू कर दी। हाल ही में इमरान खान ने अमरीकी लॉबिस्ट और साबिक सिफारतकार रॉबिन राफेल की से मुलाकात की और फवाद चौधरी ने तस्लीम किया कि वो भी अमरीकी सफ़ीर से मिल चुके हैं। इसके अलावा अमरीका में तहरीक इंसाफ के बेहतर तासुर और ताल्लुकात की बेहतरी के लिए $25,000 माहाना पर PR फर्म को भी हायर किया गया। और आज इमरान खान कह रहे हैं कि 2 तरफ़ा ताल्लुकात में मसले आते हैं और हल हो जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि कुट्टी हो गई है। बायलैटरल रिलेशनशिप में मसले आते हैं, वो हल हो जाते हैं, इसका ये नहीं मतलब कि कुट्टी हो जाती है किसी से।
और फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में कह दिया है कि मेरे लिए वो सब पीछे रह गया है और ख़त्म हो चुका है। लेकिन साइफर का झूठा बयानिया कोई पहली मिसाल नहीं है जहां इमरान खान ने किसी पर इल्ज़ाम लगाकर यू टर्न ले लिया हो। इससे पहले 2013 के इलेक्शन के बाद इमरान खान ने सीनियर सहाफ़ी और पंजाब के निगरान वज़ीर आला नजम सेठी पर 35 पंक्चर का इल्ज़ाम लगाया, उन पर नून लीग के हक़ में धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। देखिए इमरान खान ने कैसे नजम सेठी पर बराह रास्त इल्ज़ाम लगाए और बयानिया बनाया। हमारी इंटेलिजेंस से पकड़े हैं, ये रिकॉर्ड किया कि 35 पेंचर नजम सेठी बता रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, जी मैं तब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे 11 की रात। 35 पेंचर मियां साहब मैं ला देते ने 35 पेंचर, इसका मतलब पंजाब में 35 हल्कों में काम किया है और इसलिए अभी तक 4 हल्के नहीं खुल रहे। 35 पंचर तो वाज़े तौर पे मुलव्वस थे। तीसरा जो खिलाड़ी इसमें था वो 35 पंचर वाले नजम सेठी साहब केयरटेकर गवर्नमेंट वाले, ये साथ मिले हुए थे। तोहफा दिया गया, ये 35 पेंचर का तोहफा दिया गया या पता नहीं किस। ना सिर्फ इल्ज़ाम लगाया बल्कि इसके इर्द गिर्द बयानियाँ बनाया, जलसे किए, धरने दिए, मीडिया को डिस्क्रेडिट किया। नजम सेठी पर इल्ज़ाम की आड़ में दीगर सहाफ़ियों खासतौर पर जियो के खिलाफ मुहिम चलाई, मगर बाद में खुद अपने बयान से पीछे हट गए और कह दिया कि 35 पंक्चर वाला बयान तो सियासी बात थी। हमने तो 35 पेंचर लेके नहीं आए तो सियासी बात है ना, असल चीज तो प्रूफ देनी थी। अच्छा 35 पेंचर सियासी बात थी, मान गया। सियासी बात का मतलब कि एक ब्रिगेडियर सैमसन ने हमें बताया, उन्होंने मुर्तज़ा पोया से सुना तो वो ट्वीट हो गई और वो 35 पेंचर बन गया। इसके अलावा इमरान खान ने चंद सहाफ़ियों के सामने ये भी माना कि उन्होंने नजम सेठी को इसलिए डिस्क्रेडिट किया क्योंकि वो उन पर तनकीद करते थे और पढ़ी लिखी ऑडियंस उन्हें संजीदा लेती थी, इसलिए इल्ज़ामात लगाकर डिस्क्रेडिट कर दिया ताकि कोई भी उन पर एतबार ना करे। फिर नजम सेठी ने इमरान खान के इल्ज़ामात पर अदालत में केस कर दिया, मगर इमरान खान अदालत में भी अपने ही इल्ज़ामात का दिफा करने को तैयार नहीं है और अब तो मीडिया पर कह चुके हैं कि वो सियासी बयान था। हमने तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं को प्रोग्राम में आने की दावत दी, कोई तैयार नहीं हुआ है। सीनियर साहब तज़कियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। मीर साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने गुज़िश्ता हफ्ते हमारे प्रोग्राम में कहा था कि वो मुशावरत के लिए ही लंदन आए हैं, वज़ीर आज़म भी, ख्वाजा आसिफ भी नवाज शरीफ साहब से मुशावरत करने के लिए। आज आपके प्रोग्राम में कह दिया कि कोई फैसला नहीं हुआ है, समरी भी नहीं मूव हुई है, इमरान खान साहब मुसलसल प्रेशर बढ़ा रहे हैं, आज भी बढ़ाया। वैसे भी क्या हो रहा है, सब स्मूथली अगले 14-15 दिन में हो जाएगा? ये समरी आ नहीं रही है, क्या हो रहा है? 14-15 दिन गुजर जाएंगे ना खैर से और फिर सारा आसानी से हो जाएगा ना मामला? शाहज़ेब भाई, असल में मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई है इस इशू पे और ऐसा लग रहा है कि ये पाकिस्तान का मसला नंबर 1 है कि आइंदा आर्मी चीफ कौन होगा। देखें, बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं वो बात करूँगा जो कि ब्लैक एंड वाइट में है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो रावलपिंडी में है, GHQ के पास है, और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट जो है वो इस्लामाबाद में है। तो जब तक के GHQ से एक समरी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ना भिजवाई जाए, जिसमें वो नाम भेजते हैं 3 या 4 या 5 नाम भेजते हैं, और वो समरी जो है वो प्राइम मिनिस्टर को ना भिजवाई जाए, तो उस वक्त तक आप ये कैसे फैसला कर सकते हैं कि जनाब कौन आर्मी चीफ होगा और कौन नहीं होगा? तो आप देख लें, पिछले कुछ दिनों में बहुत से हमारे जो साथी हैं वो तो ये भी फैसला करके बैठे हुए हैं कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कौन होगा और आर्मी चीफ कौन होगा, और बाज़ तो ऐसे भी हमारे मेहरबान हैं, उन्होंने वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी बना दिया किसी को। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोई समरी अभी तक मूव नहीं हुई, और आम तौर पे ये समरी जो है जब भी आर्मी चीफ की तकर्री का वक्त करीब आता है, जो कि आम तौर पे 28-29 नवंबर होता है, तो ये समरी जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आती है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में 18-19 या ज़्यादा से ज़्यादा 20 नवंबर तक आती है। पिछले 5-6 आर्मी चीफ जो हैं उनकी तकर्री आप देख लें, ऐसे भी होती है। हाँ, एक दो वाक़यात ऐसे भी हैं कि काफ़ी पहले जो है वो अनाउंसमेंट कर दी गई, लेकिन ये पिछले 3-4 जो आर्मी चीफ अपॉइंट हुए तो यही सिलसिला चला आ रहा है कि 18-19-20 नवंबर को समरी जो है वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट तक आती है। तो जब GHQ नाम भिजवाएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वो समरी बना के आगे भेजेगी, तो तभी मुशावरत शुरू होगी ना। तो उससे पहले तो मुशावरत शुरू नहीं हो सकती। हाँ, कुछ लोग आपस में बैठे लंदन में तो बातचीत तो कर सकते हैं इस मामले पे, लेकिन फैसला जो है वो लंदन में नहीं हो सकता, फैसला तो इस्लामाबाद में ही होगा। और साहब साथ में बताएगा, तो खान साहब ने एक बड़ा गलत बयानी पे ही सही मगर बड़ा मजबूत बयानिया बनाया अमरीकी साजिश का, इंपोर्टेड हुकूमत का, अपने सारे वोटर सपोर्टर कारकुनों को उसके पीछे लगा दिया अमरीका मुखालिफ इंपोर्टेड हुकूमत का बयानिया बनाकर, और खुद अब अचानक पीछे हट गए। क्या कहानी है? क्योंकि ये तो तवक्को की जा रही थी कि खान साहब ने अगला इलेक्शन इस बयानी पर लड़ना है।
देखें, पिछले दिनों हमारी कुछ आला सतही अमरीकी हुकाम से इस इशू पे बात हुई। ऑफ द रिकॉर्ड बात थी, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये पाकिस्तान की एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी पाकिस्तान के वफाक के 4 यूनिट्स में हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा में है, पंजाब में है, गिलगित बल्तिस्तान में है, आज़ाद कश्मीर में है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो इस पार्टी को इग्नोर नहीं कर सकता। भले इस पार्टी के जो लीडर्स हैं वो हमारे बारे में जो भी कहें, लेकिन ये है कि 4 जगहों पे इस पार्टी की हुकूमत है। और उन्होंने कहा कि हमारा तहरीक इंसाफ से रब्ता भी है। हाँ, इमरान खान और अमरीकी सफ़ीर की आपस में कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अमरीकी हुकूमत का और इस्लामाबाद में जो अमरीकी सफारत खाना है इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत के साथ बहुत करीबी रब्ता है। नॉट ओनली चीफ मिनिस्टर ऑफ KPK और नॉट ओनली चीफ मिनिस्टर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब और आज़ाद कश्मीर, बल्कि बाकी जो उनकी लीडरशिप है जो कि इस वक्त पार्लियामेंट से इस्तीफे दे चुकी, उनके साथ भी रब्ता है। उससे में तासुर मिला कि इमरान खान और अमेरिका के दरमियान मामलात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे हैं। तो जो फाइनेंशियल टाइम्स का इंटरव्यू है उससे इस हमारे तासुर को तक़वियत मिलती है कि इमरान खान साहब अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर बना रहे हैं। इसलिए बेहतर बना रहे हैं कि उनका एक ख्याल है कि जब भी इलेक्शन हुए तो इलेक्शन में उनकी पार्टी को मेजॉरिटी मिलेगी, हो सकता है वो दोबारा वज़ीर आज़म बन जाएं। तो अगर वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे तो फिर उन्होंने अमेरिका को भी साथ लेके चलना है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी साथ लेके चलना है। तो वो आगे की बात कर रहे हैं, यानी कि आगे का सोच रहे हैं। लेकिन ये आप इग्नोर नहीं कर सकते इस बात को कि बहुत से लोगों ने उनका जो बैरूनी साजिश का जो बयानिया है उसको बाय किया था, उस पर उन्होंने यकीन कर लिया था। उन लोगों को एक धचका पहुंचा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो कह रहे थे कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, और बहुत से जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा है उन्होंने सोशल मीडिया पे अपनी DP भी बना ली थी, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, और तहरीक अदम एतमाद भी इसी बुनियाद पर आई थी। अब वो कह रहे हैं हमने अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाने हैं। तो इसमें एक तो पहलू ये है। दूसरा पहलू जो है वो कुछ जो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के जो माहिरीन हैं उनका एक ख्याल है कि इमरान खान साहब जो हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा फ्रंट खोल दिया है, फ़ौज के साथ उन्होंने डायरेक्ट लड़ाई शुरू कर दी है, तो वो इंटरनेशनल फोर्सेस को अपने साथ मिला के तो पाकिस्तान के अंदर जो लड़ाई है इसमें मज़ीद ज़ोर पैदा करना चाह रहे हैं। तो इसलिए उनकी ये कोशिश है कि अमेरिका और जो दीगर मगरबी ताकतें हैं उनके साथ लड़ाई की बजाय उनको अपना इत्तेहादी बनाया जाए। और शायद इसलिए ये जो फाइनेंशियल टाइम्स का इंटरव्यू है उसमें उन्होंने जो अपना जो रूस का दौरा है उस पर भी काफ़ी उन्होंने अपने तासुफ़ का इजहार किया और कहा कि ये हमारा एक ब्लंडर था। इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो रूस के साथ बहुत प्यार मोहब्बत की बातें की थी और बहुत से लोगों ने कहा था कि पुतिन जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त है, तो उससे भी वो बैकआउट कर गए। और हामिद साहब, आप नहीं समझते कि खान साहब हैं इस मामले में बड़े खुश नसीब, क्योंकि जो उनके सपोर्टर्स हैं वो उनसे सवाल नहीं करते हैं, नहीं सवाल करते हैं कि जी आपने 35 पंक्चर का बयानिया बनाया, हमें इतने जलसों में बुलाया, इतनी हमसे गालियां दिलवाई, हमसे धरना कराया, और उसके बाद आपने कह दिया कि तो सियासी बयान था। आप जिसको सबसे बड़ा डाकू कहते थे उसको आपने वज़ीर आला कैसे लगा दिया। तो खान साहब इस मामले में बड़े खुश नसीब साबित हुए कि उनसे नहीं आगे से सवाल होता है, वो एक झूठ बोलते हैं, बयानिया बनाते हैं, फिर आगे निकल जाते हैं, एक नया झूठ बोल देते हैं। तो आपको लगता है कि उनसे सवाल होगा या फिर उनकी कोई भी उनकी पॉपुलैरिटी में इससे फ़र्क आएगा? माजी में नहीं आया है। इससे इत्तेफाक नहीं करता, इसलिए कि मैंने देखा है कि माजी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पॉपुलैरिटी जब बिल्कुल आसमान की बुलंदियों को छू रही थी, जब 1986 में वो लंदन से जलावतनी ख़त्म करके लाहौर आई थी, तो इतना बड़ा रिसेप्शन पाकिस्तान में आज तक किसी लीडर को ना मिला है, ना ही आइंदा कभी मिलेगा, ना ही कोई सोच सकता है। तो उस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी की एक वजह यह थी कि लोग ये समझते थे कि उनके वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अमेरिका ने कत्ल करवाया है, और वो जो जुलूस था बेनज़ीर भुट्टो का, उस जुलूस में बहुत ये नारा लग रहा था भुट्टो का कातिल अमेरिका, भुट्टो का कातिल अमेरिका। लेकिन जब पीपल्स पार्टी ने अपने आप को इस नारे से डिसएसोसिएट किया और वो वर्कर जो ये नारा लगाते थे उनको पार्टी से निकालना शुरू कर दिया, तो आप देखें कि उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ अचानक नीचे गया। और 1988 का इलेक्शन जो है उसमें उतनी मेजॉरिटी नहीं मिली बेनज़ीर भुट्टो साहबा को। अगर आप देखें जो उनका 1986 में इतना बड़ा रिसेप्शन हुआ था, तो उसके मुकाबले में जो 88 के इलेक्शन में उनकी सीटें थी वो उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी कि एक्सपेक्ट की जा रही थी, और फिर 1990 में वो मज़ीद कम हो गई। तो पीपल्स पार्टी ने जब अमेरिका के बारे में अपना नैरेटिव चेंज किया तो उसको इसका नुकसान पहुंचा। इसी तरह
नवाज शरीफ साहब को देख लें। नवाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव बनाया था तो उससे उनको बड़ी पॉपुलैरिटी मिली। और इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी मरकज़ में और पंजाब में, तो नून लीग सारे बाई इलेक्शन जीत रही थी पंजाब में। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब ने अपना नैरेटिव चेंज किया और उन्होंने यू टर्न मारा, तो नवाज शरीफ साहब के साथ जो हुआ फिर अब वो आप देख लें। तो अगर पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो अगर बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के यू टर्न को अगर वो बर्दाश्त नहीं करते, तो इमरान खान साहब जो हैं उनका यू टर्न वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? क्योंकि ये तो बहुत ही एक सेंसिटिव नेशनल सिक्योरिटी का मामला था जिस पे इमरान खान साहब ने नैरेटिव बना लिया था कि जनाब पाकिस्तान के कुछ मीर जाफ़र और मीर सादक जो हैं उन्होंने एक बैरूनी साजिश के तहत चोरों को हमारे मुल्क में मुसल्लत कर दिया, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। तो मेरी तो आज भी बहुत से तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर है उनसे बात हुई है, कुछ बल्कि मरकज़ी रहनुमाओं से बात हुई है, उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए अब तहरीक इंसाफ ने इसकी वजाहत भी की है कि नहीं, हमने जो अमेरिका की साजिश का जो बयानिया है उसको तो हमने ख़त्म नहीं किया, हम तो ये कह रहे हैं कि अब हम आगे की तरफ देखना चाहते हैं। तो आप आगे की तरफ ज़रूर देखें, लेकिन जब फाइनेंशियल टाइम्स के इंटरव्यू को आप गौर से पढ़ते हैं तो उसमें साफ नज़र आ रहा है कि आप जो अपना अमरीकी साजिश का जो बयानिया है अब उससे आप जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले CNN पे बैकी एंडरसन ने भी ये सवाल किया था इमरान खान साहब से कि आपका जो बैरूनी साजिश का जो इल्ज़ाम है उसका क्या सबूत है आपके पास, तो खान साहब ने उसका जवाब नहीं दिया था। तो ये अब खान साहब की एक नई स्ट्रेटजी है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि वो इंटरनेशनल फोर्सेस के साथ मिल के पाकिस्तान में जो उन्होंने रियासती इदारों के साथ जंग शुरू की है उसमें मज़ीद तेज़ी लाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में शामिल करते हैं और आपको बात करेंगे ब्रेक के बाद। रवा साल पाकिस्तानी फिल्म डायरेक्टर और राइटर साइम सादिक और प्रोड्यूसर सरमद सुल्तान खुसरट की जानिब से एक आर्ट फिल्म बनाई गई। जो आइलैंड नामी इस फिल्म की खासियत इसके गैर रिवायती मौजू के अलावा इसकी कहानी, इसके किरदार और इसकी डायरेक्शन और प्रोडक्शन थी। पाकिस्तानी शहर लाहौर में रहने वाले किरदारों के गिर्द घूमती इस फिल्म को बनाने में 6 साल और सैकड़ों लोगों की मेहनत लगी। इस फिल्म की पाकिस्तान में रिलीज से पहले इसे दुनिया भर के फिल्म फेस्टिवल्स और मुकाबलों में नुमाइश के लिए भेजा गया, जिसमें सबसे बड़ा नाम कांस फिल्म फेस्टिवल का है, जहां इस फिल्म को ज्यूरी अवार्ड मिला। सिर्फ यही नहीं, इस फिल्म को कांस में स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया गया और फिल्म के कई आलमी नाक़दीन ने इसकी तारीफ़ की। फिर इस फिल्म को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भेजा गया, जहां इसे पजीराई मिलने के बाद इस फिल्म को पाकिस्तान अकेडमी सिलेक्शन कमेटी ने अगले साल होने वाले ऑस्कर अवार्ड में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए भेजने के लिए नामजद किया। लेकिन ऑस्कर के रूल्स के मुताबिक अवार्ड्स में नामजदगी के लिए भेजे जाने वाली किसी भी इंटरनेशनल फिल्म के लिए लाजिम है कि वो फिल्म जिस मुल्क की है वहाँ 30 नवंबर से पहले कम से कम 7 दिनों तक नुमाइश के लिए पेश की जाए, जिसके बाद ही वो फिल्म ऑस्कर में नामजदगी के लिए अहल हो सकेगी। इसके पेश नज़र फिल्म जो आइलैंड को इस हफ्ते 18 नवंबर को पाकिस्तानी सिनेमाज में रिलीज़ होना था, जिसके लिए कई माह से इसकी तशहीर और रिलीज़ की तैयारियां जारी थीं और इसकी रिलीज़ के लिए मुल्क के 3 बड़े सेंसर बोर्ड्स ने मंजूरी भी दे दी थी। मरकज़ी सेंसर बोर्ड इस्लामाबाद ने 17 अगस्त को इसकी मंजूरी दी, पंजाब सेंसर बोर्ड ने 11 अक्टूबर को और सिंध के सेंसर बोर्ड ने फिल्म की रिलीज़ से सिर्फ 16 दिन पहले यानी 2 नवंबर को इसकी रिलीज़ की मंजूरी दे दी। लेकिन रिलीज़ से सिर्फ 1 हफ्ता पहले वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने एक नोटिफिकेशन के ज़रिए इस फिल्म की रिलीज़ की इजाज़त वापस ले ली है। वज़ारत इत्तलात व नशरियात के नोटिफिकेशन के मुताबिक जो आइलैंड नामी फीचर फिल्म मरकज़ी फिल्म सेंसर बोर्ड को पेश की गई, जिसने इस फिल्म को 17 अगस्त को सेंसर सर्टिफिकेट जारी किया। लेकिन इस फिल्म के रिलीज़ के बाद इसमें इंतहाई काबिल एतराज़ मवाद की तहरीरी दरख्वास्तें मौसूल हुई जो हमारे समाजी इक़दार और उसूलों से मुताबिकत नहीं रखती और मोशन पिक्चर ऑर्डिनेंस 1979 के सेक्शन 9 के तहत शाइस्तगी और अखलाकियात के उसूलों के खिलाफ हैं। इसलिए इसी सेक्शन 9 के तहत और इस हवाले से जामे इंक्वायरी करने के बाद वफाकी हुकूमत जो आइलैंड को पूरे पाकिस्तान के सिनेमाज के लिए अनसर्टिफाइड फिल्म करार देती है। इस नोटिफिकेशन के बाद अब मुल्क भर के सिनेमाज में जहां जहां इस फिल्म को 5 दिन बाद रिलीज़ होना था, वहां अब इसकी रिलीज़ और नुमाइश रुक गई है। इस नोटिफिकेशन के बाद फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और कास्ट ही नहीं बल्कि दीगर अदाकारों यहाँ तक के सियासतदानों की तरफ से भी मजम्मत सामने आ रही है और सवाल उठ रहा है कि आखिर इस फिल्म की रिलीज़ से पहले ही सेंसर बोर्ड को किसकी और कैसी शिकायत मौसूल हुई हैं जिसकी बुनियाद पर इस पूरी फिल्म को दिखाने पर पाबंदी लगा दी गई है। जबकि यहाँ ये सवाल भी उठता है कि 3 महीने पहले NOC मिलने के बाद अब ऐसा क्या हुआ है कि वज़ारत इत्तलात व नशरियात को इसका NOC वापस लेना पड़ा। क्या फिल्म की रिलीज़ से पहले ही मौसूल होने वाली ये शिकायत या एतराज़ात इतने बड़े थे कि फिल्म के कुछ हिस्सों को सेंसर करने या उसको एडिट करने के बजाय पूरी फिल्म को ही अनसर्टिफाई कर दिया गया? एक ऐसी फिल्म जिसकी दुनिया भर में पजीराई हुई है, अवार्ड मिले हैं, नाकदीन ने इसको सराहा है, लेकिन जब पाकिस्तान में इसकी नुमाइश की बारी आई तो महज एक नोटिफिकेशन के जरिए उसकी रिलीज़ को रोक दिया गया है। इस हवाले से वज़ारत इत्तलात व नशरियात की जानिब से सिर्फ एक नोटिफिकेशन के अलावा अभी तक कोई जवाब या वजाहत सामने नहीं आई है।
और जॉयलैंड वो पहली फिल्म नहीं है जिसकी पाकिस्तान में नुमाइश रोकी गई है और रिलीज से पहले रोकी गई है। कुछ अर्सा पहले ही बगैर किसी वजाहत के मजीद फिल्मों की नुमाइश रोक दी गई थी। जिंदगी तमाशा और जावेद इकबाल अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ किलर भी अपनी नुमाइश से कुछ दिनों पहले ही सिर्फ ट्रेलर की बुनियाद पर बनने वाले मफरूज़ों की वजह से रिलीज़ होने से पहले रोक दी गई थी। अब यहाँ ये सवाल भी उठता है कि अगर सेंसर बोर्ड को इस फिल्म के मौजू, किसी मवाद, किसी हिस्से या किसी डायलॉग पर कोई एतराज़ होता या सेंसर बोर्ड ये समझता कि ये फिल्म बच्चों के देखने की नहीं है, उसमें तशद्दुद या दीगर कुछ ऐसे सीन्स हैं जो किसी मखसूस तबके के लिए नाखुशगवार हों, तो इस सूरत में इस फिल्म पर लेबल लगाया जा सकता था। जैसे कि जॉयलैंड को NOC देते हुए 2 सेंसर बोर्ड्स ने इसे एक कैटेगरी में रखा, यानी सिर्फ एडल्ट्स के लिए। सारी दुनिया में ऐसे ही होता है। इस हवाले से बात करने के लिए हमने वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा को प्रोग्राम में आने की दावत दी और उनसे पूछा कि जब 3 सेंसर बोर्ड्स ने इस फिल्म को चलाने की मंजूरी दे दी थी तो वफाकी वज़ारत इत्तलात ने कैसे फिल्म पर पाबंदी लगा दी, और एक ऐसी फिल्म जिसने बैनुल अक़वामी अवार्ड्स जीते उस पर पाबंदी लगाकर क्यों दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है। हमने उनसे पूछा कि क्या बतौर वज़ीर इत्तलात आप पाकिस्तान की क्रिएटिव इंडस्ट्री को ख़तरे में नहीं डाल रही हैं। मुख्तलिफ सूबों के सेंसर बोर्ड्स आज़ाद और खुद मुख्तार हैं। जब सिंध, पंजाब, यहाँ तक कि इस्लामाबाद के सेंसर बोर्ड ने फिल्म रिलीज़ करने की मंजूरी दे दी थी, तो फिर वज़ारत इत्तलात ने किसके दबाव में 1979 के ऑर्डिनेंस के तहत फिल्म जॉयलैंड पर पाबंदी लगा दी। क्या इस पाबंदी से पहले आपकी वज़ारत ने फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का मौक़िफ़ भी सुना? क्या आपकी वज़ारत की तरफ से जारी किए गए फिल्म पर पाबंदी के नोटिफिकेशन के मुताबिक आपकी वज़ारत को शिकायत मौसूल हुई कि फिल्म में इंतहाई काबिल एतराज़ मवाद मौजूद है जो हमारी मुआशरती इक़दार और अखलाकियात से मुताबिकत नहीं रखता? तो ये बताइए कि इन शिकायत करने वालों ने रिलीज़ होने से पहले ही फिल्म कैसे देख ली, और जो बातें इन शिकायत करने वालों ने कहीं वो तीनों सेंसर बोर्ड्स ने क्यों नहीं नोट की और क्यों ये एतराज़ात नहीं उठाए? हमने मरियम औरंगज़ेब साहिबा से पूछा कि क्या खुद आपने ये फिल्म देखी है? अगर देखी है तो प्लीज़ बताइए कि फिल्म में क्या इतना काबिल एतराज़ था जो 3 सेंसर बोर्ड्स ने नज़रअंदाज कर दिया, मगर आपने पाबंदी लगा दी। तो उन्होंने प्रोग्राम में आने की दावत तो कबूल नहीं की, मगर जवाब दिया कि शिकायत करने वाले फिल्म नहीं देखते, सेंसर बोर्ड देखता है। तो हमने उनसे पूछा कि क्या फिर कैसे शिकायत कुनंदा ने बगैर फिल्म देखे ही शिकायत कर दी और एतराज़ात उठा दी, और 3 सेंसर बोर्ड्स ने फिल्म देखकर भी वो एतराज़ात क्यों नहीं उठाए? आपकी वज़ारत ने सेंसर बोर्ड के बजाय उन शिकायत करने वालों को ज़्यादा संजीदा क्यों लिया जिन्होंने फिल्म देखी नहीं थी? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मंजूरी दी क्योंकि उनका काम ही रिव्यू करना है। हमने मरियम औरंगज़ेब को ऑडियो पेपर की भी दरख्वास्त की, मगर वो नहीं आई। हमारे साथ मौजूद हैं साइम सादिक, जो कि इस फिल्म के मुसन्निफ़ हैं, हिदायतकार हैं। बहुत शुक्रिया साइम हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। क्या ऐसा है फिल्म में कि वज़ारत इत्तलात कहती है कि वो हमारी मुआशरती इक़दार के ख़िलाफ़ है, जिसकी वजह से शिकायत की गई लोगों की तरफ से इस पर पाबंदी लगाई गई? जी, मेरे हिसाब से क्योंकि मैंने लिखी है फिल्म और डायरेक्ट किया, तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है जो हमारे माशरती इक़दार के ख़िलाफ़ है। ये एक फ़ैमिली की कहानी, एक ख़ानदान की कहानी है। मुझे इसमें बहुत तरह से अपना ख़ानदान नज़र आता है। अगर आप देखेंगे या कोई भी पाकिस्तानी देखेगा तो आई थिंक उसको इस फिल्म में अपने ख़ानदान की झलकियाँ, अपने बहन भाइयों के, अपने अब्बू की झलकियाँ नज़र आएंगी। तो माशरती इक़दार के हवाले से तो मेरा ख़्याल है इससे अच्छी शायद हमारे ख़ानदानी सिस्टम की अक्कासी किसी फ़िल्म ने शायद ना की हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ इसमें ये ज़रूर है कि जहाँ इस फिल्म में बहुत सारे किरदार हैं जो कि इसका एक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके अलावा एक और भी किरदार है जो एक ख्वाजा सरा का किरदार है, जो एक ख्वाजा सरा एक्ट्रेस ने ख़ुद प्ले किया है। शायद ये मसला है बहुत ज़्यादा जिन लोगों को शिकायत है, जिन चंद लोगों को शिकायत है मुझे लगता है इस फिल्म से, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई एक ऐसे तबके को एक ह्यूमन लाइट में एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह उनको दिखाया जाए और उनका मजाक ना उड़ाया जाए, क्योंकि जब तक उनका मजाक उड़ाया जा रहा था तब तक ये लोग हमारे माशरती इक़दार के ख़िलाफ़ नहीं थे। लेकिन जब उनको हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह दिखा रहे हैं तो सडनली वो हमारे माशरती इक़दार के ख़िलाफ़ हो गए हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये माशरती इक़दार के ख़िलाफ़ नहीं है, जो कुछ मुआशरे में हो रहा है उसकी अक्कासी करती है, जो रियल लाइफ आपने स्टोरीज़ देखी हैं उसकी अक्कासी करती है, और कुछ ऐसा नहीं है कि जो हो नहीं रहा है मुआशरे में और वो मूवी में नज़र आ रहा है। बिल्कुल, आई थिंक हमारे लोग जो हैं अक्सर सोशल मीडिया पे आप पढ़ते हैं तो वो कहते हैं प्रमोशन। फिल्म्स का काम प्रमोशन करना नहीं होता, और अच्छी फिल्म का काम तो बिल्कुल भी प्रमोशन करना नहीं होता। किसी भी चीज़ का या किसी भी एजेंडा का डिपिक्शन करना ज़रूर होता है। अगर किसी फिल्म में किसी को शराब पीते हुए दिखाया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिल्म शराब पीने को प्रमोट कर रही है, जैसा कि अभी हमारी आने वाली एक बहुत बड़ी फिल्म जो कि बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है मौला जट, उसमें बहुत से लोग शराब पी रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिल्म उसको प्रमोट कर रही है। हाँ, इसका मतलब ये ज़रूर है कि वो फिल्म एक अक्कासी कर रही है उस वक्त की जहाँ पर ऐसा होता था शायद। उसी तरह से अगर एक ख्वाजा सरा के किरदार को दिखाया जा रहा है या दिखाया जा रहा है कि एक लड़का जो है वो एक ख्वाजा सरा के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है, हालांकि वो शादीशुदा होता है, वो उसकी प्रमोशन नहीं है, वो उसकी अक्कासी है, बिकॉज हमारे आसपास इस तरह की कहानियाँ
बहुत सारी हैं जो कि शायद हमारे इक़दार के हिसाब से ठीक नहीं हैं, लेकिन लोग हमेशा इक़दार के हिसाब से काम नहीं करते। और फिल्म का एक मकसद ये भी है कि लोग इसके जो सारे किरदार हैं वो उनमें जो एक सिमिलर बात है वो ये है कि वो सारे स्ट्रगल कर रहे हैं अपने इक़दार के साथ इंसाफ करने का। उनकी जो चाहते हैं या जो उनकी ख्वाहिशात हैं उनमें और उनके इक़दार में जो तनाज़ो है उसको बैलेंस करने की जो एक स्ट्रगल है, आई थिंक वो इन सब किरदारों को जोड़ती है और उनमें से एक किरदार एक ख्वाजा सरा भी है। और जो ख्वाजा सरा का किरदार है, इसके अलावा आप कह रहे हैं कि दीगर किरदार हैं, तो जो माशरे में होता है, एक फैमिली सिस्टम में होता है, उन चीज़ों की अक्कासी कर रही है, या जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी ऐसी सर्टेन चीज़ों को ये फिल्म प्रमोट कर रही है और प्रमोट करके दिखा रही है जो कि माशरे के लिए काबिल कबूल नहीं है या माशरती इक़दार के मुताबिकत नहीं रखती। आई थिंक यही डिफरेंस है कि जो लोगों ने फिल्म नहीं देखी उनको शायद ये एतराज़ है और उनको ये गुमान है शायद, और जिन्होंने देखी है उनमें से किसी ने भी आज तक ये नहीं बोला। आज ही बल्कि वो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट जमात इस्लामी के भी 2 लोगों ने फिल्म देखी क्योंकि वो मेरे अब्बू के जानने वाले थे, उनके ताल्लुकात थे उनके साथ, और उन्होंने भी फिल्म देख के उस पर बिल्कुल भी कोई एतराज़ नहीं किया क्योंकि उनको लगा कि अच्छा हाँ, इस फिल्म में ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है जो प्रमोट कर रही है इस तरह की चीज़ को। हाँ, एक रियलिटी की अक्कासी ज़रूर कर रही है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हमारे इक़दार के ख़िलाफ़ किसी चीज़ को प्रमोट करके दिखा रहा है। बल्कि जब आप फिल्म देखेंगे तो शायद आपको पता चलेगा कि शायद इसकी ऑपोजिट जो है वो शायद इज़ ट्रू। अच्छा, ये दिलचस्प बात है कि उन दोनों ने भी, सेंसर बोर्ड ने भी कुछ नहीं कहा आपसे, जो 3 सेंसर बोर्ड्स ने अप्रूव किया उन्होंने कोई ऐसा एतराज़ नहीं उठाया? नहीं, सेंसर बोर्ड ने हमसे शायद 2 अल्फाज की को बीप करने को कहा, इस्लामाबाद ने हमसे 2-3 और चीज़ें करने को कहा, पंजाब ने भी 1-2 चीज़ें, हमने वो सारी करके हमारी फिल्म तो तैयार थी लगने के लिए 18 नवंबर को, और उनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि हमारे इक़दार के ख़िलाफ़ है वो चीज़। ज़ाहिर एक फ़िल्म में कोई एक आधा ऐसा अल्फाज था जिनको पसंद नहीं आ रहे थे, या एक आधे कोई सीन के अंदर उन्होंने कोई एतराज़ात किए, बट ओवरऑल उनमें से भी सबके मुझे मैसेजेस भी आए थे सेंसर बोर्ड की तरफ से कि हमें तो बहुत अच्छी लगी फिल्म और हम तो रो गए, या ये वो सारा कुछ। और तो जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने इसको डीसर्टिफाई, उससे पहले आप लोगों से बात की, आप लोगों का मौक़िफ़ सुना या खुद ही फैसला कर दिया? शिकायत हमें तो सोशल मीडिया के थ्रू पता चला कि ये डीसर्टिफाइड होगी, हमें तो डायरेक्टली नहीं पता चला। सैटरडे के दिन वो भी जो कि इशू जो अगर देखेंगे आप नोटिस उस पर 11 नवंबर की डेट है जो कि फ्राइडे है, लेकिन हमें सैटरडे को ट्विटर से पता चला कि ये डीसर्टिफाई हो चुकी है फिल्म, और कि फेडरल मिनिस्ट्री ने डीसर्टिफाई कर दिया है, लेकिन मुल्क भर के सिनेमा में डीसर्टिफाई कर दिया है। जहाँ तक मेरी लीगल नॉलेज है, फेडरल बोर्ड को या फेडरल मिनिस्ट्री को 18th अमेंडमेंट के बाद आई थिंक ये लीगली हक नहीं है कि वो, इसीलिए 3 सेंसर बोर्ड है हमारे कि वो पंजाब और सिंध को बता सकें कि वो वहाँ पे कौन सी फिल्म लगेगी कौन सी फिल्म नहीं लगेगी। वो सिर्फ फेडरल एरिया में बता सकते हैं कि अगर वो बताएं भी, डीसर्टिफाई करें भी, तो उनका लीगल राइट तो सिर्फ इतना ही है कि वो फेडरल एरिया में उसको डीसर्टिफाई कर सके। पंजाब और सिंध के जो हमारे सर्टिफिकेट्स हैं लीगली स्पीकिंग तो वो अभी भी वैलिड हैं। और जितना ज़बरदस्त आपको इंटरनेशनली फीडबैक मिला है, आप उम्मीद करते हैं कि अगर ये टाइम पर रिलीज़ हो जाए तो ऑस्कर जीत सकते हैं? ज़ाहिर उसमें पाकिस्तान का बड़ा नाम रोशन होगा। अगर पाकिस्तान की कोई फिल्म ऑस्कर जीतती है, पहले ही कांस में आपको जो ज़बरदस्त फीडबैक मिला है, आप पुरुमीद हैं? मैं बहुत पुरुमीद हूँ। आई थिंक बहुत कम फिल्मों को ऐसा मौका मिलता है, बहुत सारे लोगों का इसमें हार्डवर्क भी है, मेहनत है, सच्ची लगन से अगर एक कहानी बताई जाए तो आई थिंक वो कुछ भी कर सकती है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम इस मकाम तक पहुँचे हैं। बट ऑस्कर जीतने से ज़्यादा और उसके अलावा मुझे सबसे ज़्यादा एज अ स्टोरी टेलर ये शौक़ है कि हमारे लोग इस फिल्म को देख सकें जिनके लिए बनाई गई थी। क्योंकि मैं एक लाहौर का लड़का हूँ, मैं लाहौर में पला बड़ा हूँ, मेरी फैमिली लाहौर से है और ये फिल्म लाहौर में सेट है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग इस फिल्म को देख सकें। क्योंकि हमेशा यही होता है कि जब भी कोई फिल्म बाहर कोई अवार्ड जीतती है तो लोगों की यहाँ पे कंप्लेन होती है कि हम क्यों नहीं देख सकते ये फिल्म। आपने ज़रा 6 साल मेहनत की है इस मूवी पर, आपकी पूरी टीम ने 6 साल के लिए इस फिल्म पर मेहनत की है। आर्ट के लिए, पाकिस्तान के सिनेमा के लिए क्या कंट्रीब्यूट करती है मूवी, और अगर इसको रोका गया है तो क्या नुकसान है पाकिस्तान के सिनेमा का? आई थिंक हर मूवी अपनी तरह से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करती है। आई थिंक इस फिल्म की सबसे स्पेशल बात यह है कि ये पहली फिल्म थी जो एक इतने बड़े फेस्टिवल में गई, सिर्फ कान में नहीं बल्कि टोरंटो में भी बहुत कम फिल्में गई हैं हमारी आज तक। ये पहली फिल्म है जो कि इतनी ज़्यादा, जिसकी ऑस्कर बज़ इंटरनेशनली अगर आप देख लें कोई प्रेडिक्शंस खोल के, वो वैरायटी की हो या हॉलीवुड रिपोर्टर की हो, इट्स वन ऑफ द फिल्म्स जिसको कहा जा रहा है कि अच्छा हाँ ये एक्चुअली नॉमिनेट हो सकती है, जो कि पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान की सिनेमा इंडस्ट्री के लिए, मीडिया इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अहम मौका होगा। बिकॉज यहाँ पे तरह तरह की फिल्मों के लिए दरवाजे खुल जाएंगे बनने के लिए उनके लिए। और हम देखते हैं हमारे साल में 20-30 फिल्में जो टोटल बनती हैं, और हम हमेशा बोल रहे होते हैं कि
फिल्में क्यों नहीं बनती, हमारी अपनी क्यों नहीं फिल्में बनती, हम बॉलीवुड के ऊपर क्यों इंस्पायर होते हैं, नेटफ्लिक्स क्यों नहीं आता पाकिस्तान में। वो इस वजह से नहीं आता क्योंकि जब भी कोई एक आधी फिल्म साल की जो कुछ करने की कोशिश करती है तो उसके साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। तो आई होप कि हमारी फिल्म के साथ उस तरह का सलूक ना किया जाए और लीगली इस फिल्म का राइट टू बी स्क्रीन इन पाकिस्तान सर्टिफाई उसको दोबारा से बिल्कुल उम्मीद करते हैं। साइम बहुत शुक्रिया कि आपने हमें शो में ज्वाइन किया। आपको गुड लक भी करते हैं आपकी मूवी के हवाले से। राज़ी साइम की गुफ्तगू आपने सुनी है, हमने ये रिवायत बना ली है और रिवायत ये बना ली है कि अगर मुआशरे में कोई बेहूदगी मौजूद है तो उस पर बात करना बेहूदगी बना दिया है। जब तक बात नहीं होगी तो बेहूदगी ख़त्म कैसे होगी? और बेहूदगी क्या है? इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी बेहूदगी है, इंसानों को अपने हुकूक ना मिलना बेहूदगी है, इंसानों को आइन और कानून के मुताबिक सलूक ना करना बेहूदगी है। उस पर बात करेंगे तो ही बेहूदगी ख़त्म होगी। ये माशरती इक़दार नहीं है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी एक बेहूदगी है और बात करके उसे ख़त्म किया जा सकता है। प्रोग्राम में बड़ी शामिल करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक तवील अरसे से लापता अफराद के केसेस पर समाअत हो रही है। पहले ये मुकदमा साबिक चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह सुना करते थे, मगर अब वो सुप्रीम कोर्ट में तैनात हो गए हैं, इसलिए आज उनकी जगह नए चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस केस पर समाअत की। आज की समाअत में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे को इस मामले की हसासियत का एहसास दिलाया, तफ्तीशी अफसर की सरजनिश की और इंतहाई अहम रिमार्क्स भी दिए। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उवैस यूसुफ़ज़ई के मुताबिक आज समाअत के दौरान मुदस्सिर नारो की वालदा की तरफ से उनकी वकील ईमान मज़ारी ने तवज्जो दिलाई कि वज़ीर आज़म ने इस अदालत में पेश होकर यकीन दहानी कराई थी। वज़ीर आज़म की जानिब से आज रिपोर्ट अदालत में पेश की जानी थी तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि काबीना ने एक कमेटी तश्कील दी थी जिसकी मीटिंग्स भी हुई थी। तो जस्टिस आमिर फारूक ने उनसे कहा कि मीटिंग्स तो होती रहती हैं, नतीजा क्या निकला? तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि आज़म नज़ीर तारड़ के इस्तीफे के बाद कमेटी गैर फ़ाल हो गई है। तो जस्टिस आमिर फारूक ने उनसे कहा कि नए वज़ीर कानून आ चुके हैं, कमेटी गैर फ़ाल कैसे हो गई? कल अगर हुकूमत तब्दील हो जाती है तो क्या कमेटी ही ख़त्म हो जाएगी? साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट चले गए तो क्या अब ये केस ख़त्म हो जाना चाहिए? अगर कुछ नहीं करना तो बता दें, इन केसेस को वैसे ही ख़त्म कर देते हैं। मुल्क के मफाद में है कि ये मसले हल हो जाएं और कुछ नहीं। चीफ जस्टिस ने पूछा कि इन केसेस में क्या कोशिशें की गई हैं तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौका अख्तियार किया कि कमेटी के 8 इजलास हुए हैं जिनमें लापता अफराद के अहले खानों को बुलाया गया था। अब मजीद कार्रवाई करनी है, हमें कुछ वक्त चाहिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने निमाज दिए कि ये सारे केसेस 2-2 साल से ज़ेर इल्तवा हैं, आपको और कितना वक्त चाहिए? पता नहीं रोना चाहिए या हंसना चाहिए। इस मौके पर एक और लापता शहरी के वकील कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम ने मौका अख्तियार किया कि ये 10 बार वक्त मांग चुके हैं, वज़ीर आज़म एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करें। 450 अफराद के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो चुके हैं, उन पर अमल होना चाहिए। फिर चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कि ब्यूरोक्रेसी वाला काम ना करें, पोजीशन पावर सब छोड़ें, इंसान बनकर सोचें कि किसी का भाई या बेटा ना मिले तो क्या होता है, हमारा अपना कोई लापता हो जाए तो हम खुद कैसा महसूस करेंगे? वकील, जज या आईजी बाद में, हम इंसान तो पहले हैं। आज एक मौके पर 2 लापता लड़कों के वालिद ने मौका अख्तियार किया कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी के बाहर से मेरे 2 बेटे लापता हुए, अभी तक कुछ पता नहीं चला। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक तफ्तीशी अफसर पर सख्त बरहम हो गए और उनकी सरजनिश करते हुए सवाल किया कि आपने क्या तफ्तीश की है? क्या आप तफ्तीश के अहल भी हैं? जो 2 फूल लगाए हुए हैं, क्या इसके अहल भी हैं? इसके बाद चीफ जस्टिस ने समाअत मुलतवी कर दी और आइंदा समाअत के लिए ये तमाम केसेस 2 रुकनी बेंच को मुंतकिल करने की हिदायत कर दी है। इस मामले का अफसोसनाक पहलू यह है कि एक तवील अरसे से लापता अफराद के अहले खाना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपने प्यारों की बाजियाबी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मुसलसल समातें हो रही हैं। इस अरसे में हुकूमत बदल गई, 2 वज़ीराए आज़म बदल गए, दोनों ने अपने अपने दौर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यकीन दहानियाँ कराईं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अदालती हिदायत पर मुदस्सिर नारो की वालदा और बच्चे से मिले। मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अदालती हुक्म पर समाअत में पेश हुए, मुदस्सिर नारो के अहला खाना से मिले और काबीना कमेटी भी बनाई, उसके इजलास भी हुए। मगर इस सब के बावजूद मुदस्सिर नारो समेत दीगर लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक कोई ठोस पेशरफ्त फिर भी नहीं हो सकी है और उनके अहले खाना आज भी अपने प्यारों की वापसी या कम अज़ कम उनके हवाले से दुरुस्त मालूमात के मुंतज़िर हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।